Good morning, everyone. Welcome to the class. We are studying Indian Economic Development, Chapter 10, that is Sustainable Development, and we are on the page number 300. So, on page number 300, we are studying Chipko movement, a drive to prevent deforestation. That we have already done in yesterday's class. So, next point is sustainable development. What is sustainable development? We have already discussed previously also. Sustainable development is the process of economic development which aims at raising the quality of life of the present generation without impairing the quality of life of future generation with due respect to natural endowment and environment. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम डेवलप भी करें, हमारी ग्रोथ भी हो, जीडीपी भी इंक्रीज हो, बट जो आने वाली जनरेशन हैं उनको भी उतनी ही रिसोर्सेज, उतना ही नेचुरल एंडाउमेंट और एनवायरनमेंट मिले जितना कि हमको मिल रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें रिसोर्सेज को रेशनली यूटिलाइज करना होगा। हमें ऐसी रिसोर्सेज ढूंढनी होंगी जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो कि नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट एम्फेसाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट. The most widely recognized definition of sustainable development as phrased by the Brundtland Commission in 1987 is sustainable development is the development that meets the needs of the present generation without impairing the ability of future generations to meet their own needs. Again, the summary of the definition is same, that you should meet your needs but don't play with the needs of the future generation. The future generation should also get the same quality of life which you are having. In the recent past, the process of economic growth has accelerated in complete disregard to the resource endowment. तो अभी तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बिना ध्यान में रखे सारा डेवलपमेंट हुआ है। तो हमने क्या गलतियां करी जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, वो अपने नेक्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट है डाइवर्स क्रॉप्स। डाइवर्स क्रॉप से सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक क्रॉप के बाद जब दूसरी क्रॉप हम सो करते हैं तो हमें उसके बीच में थोड़ा गैप रखना चाहिए, हमें जमीन की फर्टिलिटी को वापस लेवल पे आने देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, सारे जमीन लैंड के जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और वो जमीन फिर इनफर्टाइल हो जाती है। सेकंड पॉइंट है, हमने आयरन, कॉल, गोल्ड, सिल्वर और अदर जो क्रूड ऑयल वगैरह जितने भी मिनरल्स हैं हमने बहुत ज्यादा एक्सेसिवली माइनिंग उनकी कर ली है जमीन से। इनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है अर्थ पे, और हम उनको अगर ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट इज दैट वी आर एमिटिंग मोर एंड मोर स्मोक एंड पॉइजनस गैसेज फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जिससे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज आल्सो अगेंस्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच वी आर हैविंग शुड आल्सो बी रिमेन्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अगर पॉल्यूशन फैलाएंगे, हम एयर को पॉल्यूट कर देंगे, वाटर को पॉल्यूट कर देंगे, तो आने वाली जनरेशन को फिर वही एनवायरमेंट में रहना पड़ेगा जैसा हम छोड़ के जाएंगे। द कॉम्पिटिटिव प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज लेड टू environmental degradation and environmental pollution to an alarming extent. हमारी जो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है ग्रोथ की, उससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत हद तक इंक्रीज हुआ है। नाउ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इमर्जिंग चैलेंज टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ, and this is now a challenge for the quality of life. The concept of sustainable development is now being deeply appreciated. इसलिए अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। हमारे प्लानर्स और पॉलिटिशियंस जो हैं वो अब सिर्फ ग्रोथ नहीं चाहते, बट वो चाहते हैं कि ग्रोथ के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जैसी है वैसी बनी रहे। कम से कम अगर इम्प्रूव भी ना हो तो उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज ना हो, ऐसा हम चाहते हैं। तो ऐसा कब हो सकता है? व्हेन वी शिफ्ट टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस रिक्वायर्स रेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिसोर्सेज को हमें केयरफुली यूज में लेना पड़ेगा। वी शुड अवॉइड ओवर यूज रेदर देन फुलर यूटिलाइजेशन। हमें फुलर यूटिलाइजेशन के बारे में नहीं सोचना, हमें रेशनल यूटिलाइजेशन के बारे में सोचना है। नाउ सम डेफिनेशंस आर गिवन
Sustainable development is the process of growth which fulfills the needs of present generation without challenging the ability of the future generations to fulfill their needs, implying that the resources are not fully exploited but rationally utilized. Again, same definition is there. Then Edward Barbier, a distinguished professor on environmental and resources in Colorado State University, defines sustainable development as one which is directly concerned with increasing the material standard of living of the poor at the grassroots level. This can be quantitatively measured in terms of increased income, real income, educational services, healthcare, sanitation, water supply, etc. इन्होंने थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन दी है. वी शुड इंक्रीज द मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट द ग्रास रूट लेवल. जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी रियल इनकम को इंक्रीज किया जाए, उनको एजुकेशन दी जाए, उनके हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए. इन अदर वर्ड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट डिक्रीजिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी ऑफ द पुअर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये भी है कि जो पुअर लोग हैं उनकी पॉवर्टी रिड्यूस हो बाय प्रोवाइडिंग लास्टिंग एंड सिक्योर लाइवलीहुड. उनको ऐसे लाइवलीहुड यानी कि ऐसे एम्प्लॉयमेंट दिए जाएं जो कि सिक्योर हो, जो कि कभी खत्म ना हो और वो लास्टिंग हो, मतलब लॉन्ग समय तक, लॉन्ग टाइम तक वो चले, जिससे कि रिसोर्स डिप्लीशन कम हो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हो, कल्चरल डिस्ट्रप्शन कम हो और सोशल इनस्टेबिलिटी भी कम हो. उनकी कल्चर को भी ध्यान में रखा जाए, उनकी सोसाइटी को भी ध्यान में रखा जाए, मगर उनको वेस्टेज करने से भी रोका जाए. तो हम पॉवर्टी को जितना कम करेंगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं वो पेड़ों को काटते हैं और वो वुड को यूज में लेते हैं एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल, जिससे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है. स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या स्ट्रेटेजीज हैं, हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या फिर कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट. द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट सजेस्ट डिलिमिटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रोथ को खत्म कर दें या आप जीडीपी को बढ़ाना कम कर दें. इसका मतलब सिर्फ ये है, वी शुड जुडिशियसली एंड ऑप्टिममली यूटिलाइज द रिसोर्सेज. हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए कि उसका बिल्कुल सही उपयोग हो, उसका वेस्टेज ना हो और वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे. हाउ कैन इट बी अचीव? ऐसा कैसे हो सकता है? उसका पहला कारण, पहला ऑब्जर्वेशन है रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. हमें क्या करना चाहिए? हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए. हमारी अभी जितनी भी एनर्जी नीड्स हैं वो थर्मल और हाइड्रो पावर स्टेशन से पूरी हो रही है. थर्मल स्टेशन आर द स्टेशन विच प्रोड्यूस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ कोल. और आप लोग जानते हैं कोल बर्निंग से बहुत ज्यादा स्मोक एमिट होती है, एयर पॉल्यूशन होता है और एशेज जनरेट होती है, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है विच इज अगेंस्ट द एनवायरमेंट एंड इट प्रोड्यूसेस CO2 विच इज वेरी हार्मफुल. एंड हाइड्रो पावर जो स्टेशन होते हैं जिसमें पानी से जो नेचुरल फ्लो है वाटर का उसको रोककर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज आल्सो अगेंस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगेंस्ट द एनवायरमेंट. क्योंकि डैम्स बनाने के लिए हमें बहुत सारे फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है, इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन एंड आल्सो नेचुरल फ्लो को हम रोकते हैं वाटर के. तो जहां पर आप नेचर को रोकोगे, आप नेचर के खिलाफ जाओगे तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा, फ्लड आएंगे, बाढ़ आएंगी, तो इस तरह की परेशानियां होंगी. तो हमें क्या करना है? हमें फोकस करना है सोलर एनर्जी पे और विंड एनर्जी पे, क्योंकि ये दोनों ही नॉन एग्जॉस्टिबल हैं और बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री हैं और ग्रीन sources of energy है. So India should move towards these sources of energy in order to maintain sustainable development. Second point is LPG, gobar gas in rural areas. Households in rural areas are dependent on non-commercial sources of energy, wood, dung cake, biomass as fuel. This has several adverse implications. आप लोग जानते हैं रूरल एरियाज में जो फ्यूल यूज में लिया जाता है, वुड एंड अदर थिंग्स, उससे तो डिफॉरेस्टेशन होता है, उससे ग्रीन कवर की रिडक्शन होती है, मतलब जो हरियाली है वो कम होती है. एंड आल्सो जो डंग केक्स और आप उनको जलाते हो उससे एयर पोल्यूशन होता है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए क्या करा? उज्ज्वला योजना बनाई है, जिससे कि सभी जो महिलाएं हैं बिलो पॉवर्टी लाइन उनको सब्सिडाइज्ड एलपीजी कनेक्शन दिए हैं, यानी कि गैस सिलेंडर उनको एट ए लोअर रेट प्रोवाइड किए गए. इन एडिशन गोबर गैस प्लांट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू इजी लोन्स एंड सब्सिडी. गोबर गैस प्लांट्स बनाए जाते हैं इन रूरल एरियाज, जिससे कि मीथेन जनरेट होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है. एंड आल्सो जो उसमें जो वेस्टेज मटेरियल बचता है विच इज नॉन एज स्लरी, वो एक ह्यूमस की तरह, ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह हम उसको काम में ले सकते हैं
खेती में। CNG in urban areas, this is in third step for the sustainable development. CNG is compressed natural gas which emits smoke very less. It is environmental friendly. It reduces air pollution. दिल्ली गवर्नमेंट ने सारे ऑटोज CNG कंपलसरी कर रखे हैं। इसके बाद फरीदाबाद, राजस्थान और हरियाणा ने भी ऐसी बसेस चलाई हैं जो कि CNG बेस्ड हैं, जिससे कि पॉल्यूशन कम होता है। विंड पावर, मैंने बताया आपको, विंड पावर इज पॉल्यूशन फ्री एंड जितना आप ज़्यादा विंड पावर को यूज में लोगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ना तो उससे कोई पॉल्यूशन होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बना रहेगा। मगर जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है विंड मिल्स की वो ज़्यादा होती है, तो मगर उसके बेनिफिट से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए विंड पावर को काम में लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। फिफ्थ पॉइंट इज सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल, solar energy. This is also an abundant in India. There is more and more sunlight everywhere. It is also somewhat costly, but if government wants, they can make more and more experiments and they can import technology from outside and can use solar energy in an efficient way. So India has abundant sunlight. Sunlight is very environment friendly as well as non-exhaustible. कभी sunlight खत्म भी नहीं होगी। Conversion of solar energy into electricity अब कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। वी कैन इजीली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर पावर बिकॉज ऑफ इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सोलर एनर्जी एक बहुत अच्छा मीन्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इंडिया इज लीडिंग एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया ने इसके लिए एक सोसाइटी या एक बॉडी भी बनाई है, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिससे कि इंडिया को मदद मिल सके सोलर पावर बनाने में और पावर जनरेशन इंक्रीज करने में। सिक्स पॉइंट इज मिनी हाइडल प्लांट। मिनी हाइडल प्लांट आर एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली इन द माउंटेनियस रीजन। इन माउंटेन्स पेरेनियल स्ट्रीम्स कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एनीवेयर। जो पहाड़ होते हैं वो रेनी सीजन में उनसे नहरें बहती हैं, यानी कि उससे पानी जो बहता है, झरने बहते हैं, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात की जा रही है। मिनी हाइडल प्लांट यूज द एनर्जी ऑफ दीज स्ट्रीम्स टू मूव स्मॉल टर्बाइन। तो मिनी हाइडल प्लांट्स होते हैं बिना किसी नेचुरल फ्लो को रोकते हुए, हम जो नेचुरल फ्लो है पहाड़ों से जो पानी बहता है उसके अंदर मिनी हाइडल प्लांट्स बनाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि दीज प्लांट्स डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न, दे कोज लेसर हार्म टू एनवायरमेंट। इसमें ना तो हमको कोई जंगलों को काटने की जरूरत पड़ेगी, ना ही हमें कोई नेचुरल फ्लो को रोकने की जरूरत पड़ेगी। दीज प्लांट्स आल्सो रिड्यूस द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा थ्रू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एज दे डू नॉट रिक्वायर लार्ज स्केल ट्रांसमिशन केबल एंड टावर, क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी को वहीं पर यूज में ले लिया जाएगा जहां पर उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान भी नहीं होगा। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। Traditionally, indigenous people have been a component of the environment instead of being the controller. हम जानते हैं हमारी जो पुरानी सभ्यता थी, हमारे जो पुराने समाज थे, वहां पर उस टाइम पर कहाँ पॉल्यूशन होता था और कहाँ पर वाटर पॉल्यूशन होता था, कोई कमी नहीं थी, सबको प्रोडक्शन भी खूब मिलता था। तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। ट्रेडिशनल नॉलेज इज इम्पोर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। जो हमारे पुराने रीति रिवाज, पुराने जो खेती के तरीके हैं या प्रोडक्शन के तरीके हैं, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर सस्टेनेबल। जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं जो पुराने जमाने की, वो सस्टेनेबल हैं, उनसे कभी भी जमीन की फर्टिलिटी कम नहीं होती, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड नहीं होता। लाइकवाइज द ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ प्लांट, लीव्स, फ्रूट्स, मिनरल्स एंड हर्ब्स। पिछले जो हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम था उसमें भी हम लोग जब बीमार होते थे तो प्लांट, लीव्स, फ्रूट्स, इन सबको, हर्ब्स को काम में लिया जाता था, जिनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड दे हैव नो साइड इफेक्ट्स आल्सो, हैविंग हीलिंग प्रॉपर्टीज। इंडिया हैज 15,000 फ्लोरल स्पीसीज आउट ऑफ विच 8,000 possesses मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इंडिया में जो प्लांट्स की स्पीसीज पाई जाती हैं उसमें 15,000 स्पीसीज फ्लावर्स से रिलेटेड हैं, 8,000 ऐसी हैं जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं एंड हैव बीन यूज्ड रेगुलरली इन वेरियस ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ ट्रीटमेंट, और उसको काम में भी लिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। Focus on traditional health system is expected to protect and promote the growth of medicinal plants, implying conservation of
बायोडाइवर्सिटी। अगर हम ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम की तरफ जाएंगे तो उससे मेडिसिनल प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ेगी और बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होगी। जो स्पेसीज खत्म हो रही हैं, जिनको लोग बाग भूलते जा रहे हैं, वो प्लांट्स, वो स्पेसीज, वो एनिमल्स भी बने रहेंगे। तो उससे हमारी आने वाली जनरेशन को भी वही स्पेसीज काम में लेने को मिल जाएंगी जो कि अभी हैं। और अगर हम उनको भूल जाएंगे तो स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बायो कंपोस्टिंग। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर शिफ्टेड कंप्लीटली फ्रॉम कंपोस्ट टू केमिकल फर्टिलाइजर। हम लोग जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आए थे तो उनसे प्रोडक्शन क्योंकि ज्यादा होता है तो सभी ने उनको यूज में लिया और अब नेचुरल कंपोस्ट बिल्कुल खत्म हो गए। दिस हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। इससे बहुत ज्यादा जमीन डिग्रेड हो रही है और वाटर पोल्यूशन फैल रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन ए सीरीज ऑफ स्टेप्स टू प्रमोट ऑर्गेनिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग अंडर द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट बहुत सारी स्टेप्स ले रही है ऑर्गेनिक मेथड्स को प्रमोट करने के लिए, जिसके अंदर एक नाम है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एज ए कंपोनेंट ऑफ दिस स्कीम फार्मर्स आर बीइंग ट्रेन्ड इन वर्मी कंपोस्टिंग। इनमें फार्मर्स को केंचुए के द्वारा जो खाद बनाई जाती है वो सिखाई जा रही है। अर्थवॉर्म, केंचुआ, उससे नेचुरल वे में खाद बनती है जो कि बहुत ज्यादा प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंटफुल भी होती है और उससे प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। The use of biofertilizers is also being promoted as a part of scheme and biofertilizers की यूज को भी इंक्रीज किया जा रहा है। Biopest control, that is pesticide without any chemical use. The chemical pesticides contaminate food products, soil, water bodies and even groundwater. Chemical pesticides इतने खतरनाक हैं कि वो आपके फूड में भी एंटर हो जाते हैं, आपकी सॉइल में भी वो एंटर हो चुके हैं, आपकी पानी को उसने गंदा कर दिया है एंड इवन अंडरग्राउंड वाटर तक भी वो पहुंच गए हैं, ग्राउंड वाटर सॉरी। Efforts are being made to introduce biopest control. Biopest control मतलब natural means हमें यूज में लेने चाहिए पेस्ट कंट्रोलिंग के लिए। Several types of pest controlling chemicals have been extracted from neem and their use is being encouraged. बहुत सारे जो पेस्ट कंट्रोलिंग केमिकल्स हैं वो नीम के पत्तों से बनाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल हैं। Mixed cropping and crop rotation are also being encouraged to minimize the pest attack. And mixed cropping की जा रही है, मतलब एक तरह की खेती न करके कई तरह की खेती एक साथ करना, जिससे कि अगर एक फसल में नुकसान हो तो वो दूसरी फसल में ना लगे। क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कुछ प्लांट्स में ही लगती हैं। तो अगर हम मल्टी क्रॉपिंग करेंगे तो उससे किसान को नुकसान नहीं होगा। और क्रॉप रोटेशन को भी हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि उस तरह के जो पेस्ट हैं वो खत्म हो जाए। यूज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इज आल्सो बीइंग कंसीडर्ड फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट। Animals and birds also help in controlling pests because they are their food. For example, snakes prey upon rats, mice and other pests. Snakes जो होते हैं वो rats, mice और other जो नुकसान करने वाले कीड़े होते हैं उनको वो खा जाते हैं। Similarly, peacocks and owls prey upon vermin and pests. जो peacocks और owls होते हैं वो भी insects को अपना फूड बनाते हैं जिससे कि हमें फायदा पहुंच सकता है। हमारी जो पेस्ट हैं, हमारे जो नुकसान करने वाले इंसेक्ट हैं खेती को, वो कंट्रोल में किए जा सकते हैं बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड को यूज में लिए। So chapter 10 is complete. Now in the next class we will study chapter 11 and listen carefully. Now the next class video you will get on Monday. There will be no class tomorrow and day after tomorrow. Also you may attend the school if your parents allow. Have a good day. Thank you. Do homework in your notebook. Prepare notes of chapter 10 and post into the group. Also you have to bring your copies physically in the school whenever called. So do homework in your notebook. Okay. Have a good day. Thank you.